अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम लोग टैकस 5 क्वेश्चन मॉडल का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद बेहतर हो जाए। सवाल की अगर रिक्वायरमेंट आप देखते हैं तो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है यूज़ टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल टू असेस द डिसीजन टू चूज़ रूट ए 10 मार्क्स। तो चले सवाल देखते हैं। सवाल कहता है Railway Development Company RDC was considering two options for a new railway line connecting two towns. Route A involved cutting a channel through an area designated as being of special scientific importance because it was one of a very few suitable feeding grounds for a colony of endangered birds. The birds were considered to be an important part of the local environment with some potential influences on local ecosystems. यानी कि एक रेलवे कंपनी है और वो दो टाउन्स के बीच में रेलवे लाइन बिछाना चाहती है और उसके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन उसके पास रूट ए है। रूट ए का मसला ये है कि रूट ए की वजह से मुझे जो है वो एक स्पेसिफिक एरिया, एक ग्रीन एरिया की कटिंग करनी पड़ेगी जहाँ पर कुछ इंडेंजर्ड बर्ड्स रहती हैं और इसकी वजह से इकोसिस्टम भी बहुत ख़राब होगा। द ऑल्टरनेटिव वॉज रूट बी। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम रूट बी पर जाएं, विच विल इन्वॉल्व द कंपल्सरी परचेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एडी क्रोल्स फार्म। मिस्टर क्रोल वॉज अ vocal opponent of the route B plan. He said that he had a right to stay on the land which had been owned by his family for 4 generations and which he had developed into a profitable farm. The farm employed a number of local people whose jobs would be lost if Route B went through the house and land. Mr. Kroll threatened legal action against RDC if Route B was chosen. तो जनाब रूट बी जो है वो एक कोई एडी क्रोल बंदा है, उसके फार्म से गुजरता है और अगर मुझे रूट बी जो है उस पर जाना होगा तो मुझे उससे वो फार्म ख़रीदना होगा और उसकी डिस्ट्रक्शन करनी होगी। अब ये जो बंदा है ये एक वोकल ओपोनेंट है रूट बी का, यानी कि ये आवाज़ उठाता है और ये बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ पर बहुत सालों से रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा एरिया है और ये जो है क्या कहते हैं मेरे पास 4 जनरेशन से है और ये प्रॉफिटेबल है और इससे ये मैं बहुत कमाता हूँ, मैं आपको क्यों दे दूँ ये जगह। द फार्म एम्प्लॉयड अ नंबर ऑफ लोकल पीपल हुज जॉब्स विल बी लॉस्ट इफ रूट बी वॉज वेंट थ्रू द हाउस एंड लैंड। अगर हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें करी तो एक तो बहुत सारे लोग यहाँ पर काम करते हैं, उनकी जॉब चली जाएगी। मिस्टर क्रोल थ्रेटेंड लीगल एक्शन अगेंस्ट RDC इफ़ रूट बी वॉज चोजन। और मिस्टर क्रोल ने ये बोला है मैं तो लीगल एक्शन लूँगा अगर आपने ऐसा किया तो। आगे लिखते हैं एन इंडिपेंडेंट लीगल अथॉरिटी हैज़ डिटरमाइंड दैट द कंपल्सरी परचेज ऑफ मिस्टर क्रोल्स फार्म विल बी 1 million इफ रूट बी वॉज चोजन। RDC considered this a material cost over and above other land costs because the projected net present value of cash flows over a 10 years period would be 5 million without buying the farm. This would reduce the NPV by $1 million if route B was chosen. अब ये जो इसके घर के ख़रीद कर तबाह व बर्बाद कर कर और ज़मीन को सीधा कर कर और ट्रेन की पटरी बिछा कर जो ये सारा काम करना है, इसका एक तरह से 1 मिलियन का ख़र्चा। प्रोजेक्ट जो है उसकी अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू 5 मिलियन है और अगर ये डिस्ट्रक्शन वगैरह हुई तो ये फर्दर 1 मिलियन से कम होकर 4 मिलियन पर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के पास होगा। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज को माइनस कर नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किसी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो फिर हम वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ हम वहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो ख़र्चा होगा ये एक सिग्निफिकेंट ख़र्चा होगा और जो है हमारे लिए ये एक मटेरियल ख़र्चा है। मटेरियल ख़र्चे का मतलब ये है कि ये एक हैवी कॉस्ट है। द लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी हैड गिवन बोथ रूट्स प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो है ना प्रोविजनल प्लानिंग परमिशन दोनों जगह पे दी हुई है कि आप बस बता दो कहाँ पे बनाना है। एंड ऑफर्ड नो ओपिनियन ऑफ विच इट प्रेफर्ड। और कोई इस तरह नहीं कहा कि हमारे लिए ये बेहतर है या ये बेहतर है। इट सपोर्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज अ न्यू रेलवे लाइन बिलीविंग दैट ईदर रूट वुड अट्रैक्ट न्यू इनकम एंड प्रॉस्पेरिटी टू द रीजन। इट टुक द व्यू दैट एन एक्सपीरियंस्ड रेलवे बिल्डर RDC वुड नो बेस्ट विच टू चूज़ एंड हाउ टू इवेलुएट द 2 ऑप्शंस। गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जो है ना हमारे ऊपर डाल दिया कि भाई आप जो है ना वो तो रेलवे डेवलपमेंट करते हो
और जो है आपको ही पता होगा कि रूट ए बेहतर है या रूट बी बेहतर है, और वो ये कहता है कि भाई बनाओ, ज़रूर बनाओ, क्योंकि रेलवे लाइन रूट ए पे बने या रूट बी पे बने, इनकम जनरेट होगी, लोगों का आना जाना होगा. Because it was very keen to attract the investment, it left the decision entirely to RDC. RDC selected Route A as the route to build the new line. अब RDC ने क्या किया, RDC ने यानी कि ये जो रेलवे डेवलपमेंट कंपनी है उसने रूट ए को सेलेक्ट किया, ये वाला रूट, ठीक है ना, फार्म वाला नहीं, दूसरा वाला. A local environmental pressure group Save the Birds was outraged at the decision to choose route A. एक लोकल ग्रुप है जो इन्वायरमेंट का ख्याल रखता है और उसका नाम है सेव द बर्ड्स, चिड़िया बचाओ ग्रुप जो है वो चिड़ियाएँ बचाता है. It criticized RDC and also the local authority for ignoring the sustainability implications of the decision. It accused the company of profiting at the expense of the environment and threatened to use direct action to disrupt the building of the line through the birds feeding ground if route A went ahead. और इन्होंने मुझे बोल दिया कि यार तुम लोग तो जो है वो इन्वायरमेंट का ख्याल ही नहीं रखते हो, और जो है इंडेंजर्ड यहाँ पर परिंदे हैं, वो परिंदे कहाँ जाएंगे और परिंदे मर जाएंगे, और उनके फीडिंग ग्राउंड्स को तुम लोग तबाह व बर्बाद कर रहे हो. तो हम जो है ना, उन्होंने थ्रेट किया है कि हम कोई डायरेक्ट एक्शन लेंगे. डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये है कि हम जो है वो डायरेक्टली तुम्हारे फ्रंट पे आके खड़े हो जाएंगे, रूट नहीं बनने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, इस तरह की कुछ बातें. तो अब आपका सवाल ये कैसा है कि जो टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल है उसके हिसाब से आप असेस करो कि क्या हमें रूट ए के तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. देखें, हम जब 5 क्वेश्चन मॉडल पर जाते थे तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते थे वो ये है कि इज़ द डिसीशन प्रॉफिटेबल. ये पहला सवाल है. क्या आंसर होगा? अच्छा जी, तो अगर हम ये देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा तो हम बोलेंगे यस, ये प्रॉफिटेबल है. क्यों प्रॉफिटेबल है? दिस विल बी चीपर फॉर द कंपनी यानी कि RDC बिकॉज इट अवॉइड्स द नीड टू मेक द कंपल्सरी परचेज of Mr. Krull's farm. This will save the company $1 million and enable a profit to be made over 10 years of $5 million. तो पहली बात का जो जवाब ये है कि हाँ, रूट ए प्रॉफिटेबल है और रूट बी से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि रूट बी पे अगर हम जाते तो हमें उसका फार्म हाउस और ज़मीन ख़रीदनी पड़ती और $1 मिलियन रुपया ज़्यादा लगता. ये पहला सवाल होता है. दूसरे सवाल पर आते हैं. इज़ द डिसीशन लीगल? क्या ऐसा करना लीगल है? क्या होगा? यस. क्यों यस? द केस सेज दैट both routes had been given planning permission, so there is no difference between them on matters of legality. देखिए, गवर्नमेंट ने तो हमें बोल दिया है ना, बस बनाओ, रास्ता बनाओ, चाहे रूट ए हो चाहे रूट बी हो. चलें अगला. पहला था इज़ द डिसीजन प्रॉफिटेबल, दूसरा था इज़ द डिसीजन लीगल, और अब तीसरा सवाल है इज़ द डिसीजन राइट? क्या ये डिसीजन सही है? ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिखना चाहिए?
तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि दिस डिपेंड्स अपॉन द एथिकल perspective adopted. Route A will deliver a higher profitability for company and also preserve important local social and economic benefits by keeping Mr. Krull's farm. ठीक है. The farm supports local jobs, perhaps has an important role in the local community, and being a farm provides a source of food. ठीक है. If these benefits are seen as more important, if these benefits are seen as more important, if these benefits are seen as more important than the future of the birds, then it is right to choose route A. यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत है, ये तो इंटायरली एक बंदे के एथिकल पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है. अगर बंदा ये सोचता है कि किसी का घर, किसी का फार्म और बहुत सारी जॉब्स और उस पर फार्म्स में उगने वाला फल फ्रूट जो भी उगता है वो बचाना बेहतर है रादर देन कि वो जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसके, तो फिर तो रूट ए का डिसीजन सही है, अदरवाइज रूट बी सही होगा. अगला है इज इट फेयर. इज इट फेयर ये एक और सवाल होता है. क्या जवाब देंगे अपना? दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ द legitimate and reasonable claim of Mr. Krull to remain on his land is weighed against the claim of the colony of birds to survive. The choice of route A ignores the claim of the birds' right to gain access to their feeding site, and because the birds are endangered, it may threaten their future. ठीक है. क्या ये डिसीजन फेयर है, यानी कि जो हम अगर रूट एक डिसाइड करते हैं तो ये क्या सबके लिए सही है या नहीं, इसके बारे में मैंने लिखा है दिस डिपेंड्स अपॉन हाउ द लेजिटिमेट एंड रीजनेबल क्लेम ऑफ मिस्टर क्रुल इज
claim of Mr. Krull to remain on his land is weighed against the claim of the colony of birds. यानी कि हम ये देख रहे हैं कि यार ये फेयर उस कंडीशन में होगा कि, और फेयर होना इसका इस बात पे डिपेंड करता है कि मिस्टर क्रोल जो क्लेम कर रहा है क्या वो लेजिटिमेट क्लेम्स है, रीजनेबल क्लेम्स है, मुनासिब बातें कर रहा है या नहीं. अगर वो गैर मुनासिब बात कर रहा है तो फिर तो गलत है, अगर वो मुनासिब बात कर रहा है तो फिर तो सही है. ठीक है. द चॉइस ऑफ रूटे इग्नोर्स द क्लेम of the bird's right to gain access to their feeding site, and because the birds are endangered it may threaten their future. क्योंकि जो बर्ड्स हैं उनका ये एक्सेस ख़त्म हो जाएगा, फीडिंग साइट है उनकी और वो ख़त्म हो जाएगी और वो बहुत इंडेंजर्ड है, तो उनका फ्यूचर रहेगा ही नहीं. तो हमें ये बात भी कंसिडर करनी चाहिए. दूसरी तरफ आप लोग ये भी लिख सकते थे कि मिस्टर क्रोल बहुत सारे लोगों को काम पे रखता है और अगर हम उसके साइड पर गए तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जिन फैमिलीज़ के लिए वो लोग काम कर कर कमा रहे हैं उन फैमिलीज़ को वो कमा नहीं सकेंगी. ऐसी बातें भी आप डिस्कस कर सकते हो फेयर या अनफेयर में. अगला जो सवाल होता था हमारा वो होता था इज़ इट सस्टेनेबल एंड और environmentally acceptable. तो हम लिख सकते हैं रूट ए was probably the less environmentally sustainable of the टू ऑप्शंस. सही बात है ना. जो रूट ए है वो लग रहा है कि लेस एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है क्योंकि वो तो झाई जंगल में से रहा है. ठीक है. बिकॉज रूट ए वॉज चोजन इट विल मीन डिस्ट्रॉइंग the important feeding site for the colony of threatened birds. This will threaten the population of these birds and the case suggests that this may represent a threat to the environment. Environmental sustainability of local ecosystem. तो इसका आंसर तो मुझे लगता है कि हमारा नो है क्योंकि वो रास्ता ही जंगल में से जा रहा है. ठीक है ना. अब ये मैंने जो 5 क्वेश्चन थे उसकी बेसिस पर एनालिसिस किया कि भाई क्या डिसीजन प्रॉफिटेबल है, वो तो हाँ है. क्या लीगल है, हाँ वो भी है. क्या डिसीजन ठीक है, यानी कि ए और बी में से जो हमने डिसीजन लिया वो ठीक है. तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे एथिकल फैक्टर्स पर. क्या ये फेयर है और क्या ये सस्टेनेबल है. ज़ाहिर है एग्ज़ाम में आप भी इतना ज़्यादा तो लिख नहीं पाओगे, लेकिन कुछ हद तक आपने ऑब्वियसली लिखना होगा और इतना मुश्किल शायद ही सिनेरियो है, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से होनी चाहिए. अब सारी चीज़ें देखते हुए हम एक समरी लिख देते हैं. ठीक है. द कंपनी चोज टू प्रायोरिटाइज cost savings and the impact of the farm on the local community. The company chose to prioritize cost savings and the impact of the farm on the local community over the negative environmental
impact that route A entailed. ठीक है, कंपनी ने अपनी कॉस्ट सेविंग्स के बारे में सोचा और कंपनी ने ये सोचा कि यार हम फार्म वाली जगह पे नहीं जाएंगे, रादर हम जो है वो रूट ए वाली जगह पर जाएंगे. दिस may have something to do with Krull having a louder voice than the birds and so more able to express his claim than the voiceless birds. इस डिसीशन में क्रोल के होने का बहुत बड़ा हाथ था. क्रोल एक इंसान है, वो बोल सकता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता है और लाउडर बात कर सकता है इन कंपैरिजन टू द बर्ड्स जिनकी ज़बान ही नहीं है, जो बात ही नहीं कर सकती. हालांकि दोनों जगह पर सेम काम ही हो रहा है ना. एक जगह पर बर्ड्स का जो घर है वो डिमोलिश हो रहा है, एक जगह पर क्रोल का जो घर है, जो बंदा है, उसका घर जो है वो डिमोलिश हो रहा है. ठीक है, आरडीसी यानी कि जो कंपनी है एसेंशियली had two choices which would both have had negative effects on some of the stakeholders. ठीक है, तो जो कंपनी है उसके पास जो दो ऑप्शंस थे, उन दोनों ऑप्शंस के कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स थे और डिसीजन के स्टेक होल्डर्स पर. और स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं, वो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो किसी भी तरह से मेरे डिसीजन से डायरेक्टली इन्वॉल्व हों. तो बहरहाल ये सवाल और इसका जवाब देखकर आपसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं करी जाती कि आप बहुत अच्छा लिख लोगे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है एक ज़्यादा मुश्किल सवाल है या ज़्यादा डिटेल्ड सवाल है, बट इसका आपको 20-50% भी आना चाहिए, कुछ हद तक आप ड्राफ्टिंग कर सको खुद. ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको लिख कर और पढ़ कर बताया है. और इसके अलावा आप मुझसे जो है वो व्हाट्सएप पर मज़ीद बात कर सकते हो.